नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात राजस्थान में राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों की खबर से, जिसके लिए गहलोत सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। इसी सिलसिले में जयपुर कांग्रेस ऑफिस में सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी दिग्गजों का जमघट लगा और 9 जनवरी को होने वाले राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। बैठक में प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि कल से ही अपने प्रभार वाले जिलों में मंत्री जाकर संगठन के साथ बैठक करें। इस दौरान पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों को धोखा दिया है और राहुल गांधी की किसान रैली में इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसान रैली में लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। वहीं अविनाश पांडे ने कहा कि यह रैली 2019 के लिए शंखनाद भी होगा। बुलाया जा रहा है जिसमें विधायकगण अपना शपथ लेंगे, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी होगा, उसमें बहस भी होगी। ये रखा है, ये फैसला किया हमने और उसके बाद में फिर आगे का प्रोग्राम तय करेंगे। राहुल गांधी जी का दौरा अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष जी पूरा ब्रीफ करेंगे। 9 तारीख को जयपुर में राहुल गांधी जी की एक विशाल किसान सभा है। चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जी ने राजस्थान समेत बाकी प्रदेशों में जो जनता से वादा किया था, हमारी तमाम सरकारों ने और राजस्थान सरकार ने जो किसानों का कर्जा माफी की घोषणा थी, अति महत्वपूर्ण थी। भाजपा सरकार में होते हुए भी किसान की मांग को अनदेखा करती रही और नाना प्रकार के कारण बताए। हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद 2 दिन के अंदर तीनों राज्यों ने हजारों हजार करोड़ रुपए किसान के माफ़ किए हैं। मैं समझता हूं इससे किसानों को आज उम्मीद जगी है। कांग्रेस का शासन जब बनता है तो उनको आगे बेहतर जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 9 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं और एक तरीके से लोकसभा चुनाव का आगाज वो किसान रैली के जरिए कर जा रहे हैं। अभी हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जो भी बैठक लेकर आए हैं। पांडे साहब, किस तरीके का मंत्रणा आप लोगों ने किया, किस तरीके की फैसला किया बैठक में? देखिए, एक राहुल जी के प्रति प्रदेश की जितने भी किसान भाई हैं उनके तरफ से जो एक ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश सरकार ने, माननीय अशोक गहलोत जी ने जो निर्णय लिया है, उसके लिए माननीय राहुल गांधी जी का विशेष धन्यवाद देने के लिए उनको यहाँ आमंत्रित किया है। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक किसान सम्मेलन होगा जिसमें सभी किसान, उनके साथ साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे और ये लोकसभा के चुनाव का आगाज़ होगा, जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे आने वाली लोकसभा के लिए, जिसमें 25 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस पूरे जोर के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रदेश की जनता के सहयोग से और हमारे किसानों के सहयोग से इस लोकसभा चुनाव में भी हम बीजेपी को पूर्ण रूप से शिकस्त देंगे। जब हमने जो प्रभारी मंत्री है उनको भी जो कल ही प्रभार दिए हैं अलग अलग जिलों के, उनको भी कह दिया कि वो अपने जिलों में जाएं और संगठन के साथ बैठ के करके सुनिश्चित करें ऐतिहासिक। निश्चित रूप से ये किसानों का जो समस्या है, ये किसानों की समस्या जो है, ये राज्य की एक अहम समस्या से संबंधित, जिसमें माननीय मंत्री महोदयों को भी जिम्मेदारी दी है कि वे किसानों तक जाएं, उनकी जो अर्जी है उसको जल्दी से जल्दी प्रशासन के माध्यम से उसको प्रोसेस करवाएं और उसको क्रियान्वित करवाने के लिए जल्द से जल्द सरकार की लक्ष्य क्या रखा गया? लगभग कितने किसान या जो जनता है वो इसमें शामिल हो पाएगी? एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें लाखों की संख्या में किसान और कार्यकर्ता शामिल हैं। जगह तय कर ली गई आप लोगों की तरफ से? ये विद्याधर नगर का स्टेडियम जो है वहाँ पर ये निश्चय होगा और कल उसको फाइनल कर दिया जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यह है कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जिनका कहना है कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और लाखों की तादाद में लोग इसमें शामिल होंगे। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 जयपुर। तो दीपक, हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। दीपक, जिस तरीके से कांग्रेस तैयारियों में जुटी है इस रैली को, ऐसा लग रहा है कि 2019 की जो चुनावी बैतरनी है किसान के जरिए पार करने की तैयारी है कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि किसान रैली तो एक बहाना है और जो लक्ष्य है या निशाना है वो 2019 का लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के प्रभारी और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, जो डिप्टी सीएम भी, वो भी स्वीकार चुके हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज इसी किसान रैली के जरिए यहां पर हो जाएगा। चूंकि राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तमाम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था
और जब तीनों राज्यों में इनकी सरकार बनी तो उसके बाद में इसको लेकर कदम भी उठाए गए सरकार बनने के तुरंत बाद में। तो ऐसे में अब उसी के मुद्दे के बहाने किसान राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये बहाने एक किसान रैली का आयोजन यहां पर होने जा रहा है 9 तारीख को राजस्थान में, और जिसमें कि पूरे प्रदेश से किसान जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। किसानों को और आम जनता को इसमें लाया जाएगा और उसके बहाने एक दबाव केंद्र सरकार पर बनाने की कोशिश भी की जाएगी, दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी राहुल गांधी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के जरिए, कि वो केंद्र पर दबाव बनाए कि केंद्र सरकार भी कर्ज माफी को लेकर कोई कदम उठाए। तो ऐसे में कांग्रेस अब पूरी तरीके से आक्रामक किसानों के बहाने हो चुकी है और यही वजह कि लोकसभा चुनाव में का आगाज भी कांग्रेस इसी किसान सम्मेलन के बहाने करने जा रही है। यदि किसानों को लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के बहाने सियासत यदि तेज होती है, कांग्रेस अपने राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर जाकर यदि बीजेपी सरकार पर दबाव बनाती है, केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, तो कहीं ना कहीं जो किसानों की सहानुभूति उसे जो राज्यों में मिल पाई है वो शायद लेने में बीजेपी के लोकसभा के चुनाव में भी सफल हो पाएगी। और यही वजह है कि अब किसान सम्मेलन के आगाज के जरिए लोकसभा चुनाव का आगाज कांग्रेस यहां पर करने जा रही है। जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री हैं, जो मंत्री यहां पर हैं और जिनको अलग अलग जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने अपने जिलों में जाएं और जिलों में जाकर कल से ही दौरे शुरू कर दें, वहां पर जाकर संगठन के साथ बैठक करें और संगठन से बैठक करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सके, इसको लेकर भी एक तरीके से उन्हें ताकीद किया गया। और ऐसे में माना जा सकता है कि जो अगले 3 दिन है 6, 7, 8 जनवरी उसमें पूरी तरीके से सत्ता और संगठन दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को, आम जनता को कांग्रेस के रैली में बुलाने की कोशिश होगी। लेकिन दीपक, एक और चीज आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि बीजेपी को हमने देखा था कि कैसे लाभार्थी सम्मेलन करवाया गया जयपुर में, तो क्या कुछ उसी तरीके से यह किसान रैली भी आयोजित हो रही है? और क्या 2019 का जो रण है वो लाभार्थी वर्सेस ये किसान जो हैं वो देखने को मिल सकता है? देखिए, एक तरीके से बीजेपी ने कोशिश की थी जो अलग अलग क्षेत्र में उसने जो काम किए थे या फिर जो लोगों को जिसका लाभ पहुंचा था उन लाभार्थियों को बुलाने का, लेकिन मंच पर शायद इस तरीके का कांग्रेस कोई कार्यक्रम रखे। हालांकि यदि ऐन मौके पर कुछ बदलाव इसमें किया जाए तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से यह तय नहीं है कि ऐसा कुछ किसानों को लाभ मतलब मंच पर बुलाकर इस तरीके का कोई संदेश देने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि जो वायदे उसने किए थे उसको लेकर किसान काफी एक तरीके से राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहते हैं और इसीलिए ये बड़ी तादाद में एक तरीके से दबाव था और इसीलिए किसान रैली का आगाज यहां पर किया जा रहा है, कांग्रेस का कहना है। और इसीलिए किसान अलग अलग इलाकों से, राजस्थान के 33 जिलों से किसानों को जयपुर में बुला रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो दीपक हमारे सहयोगी हमें जानकारी देते हैं कि किस तरीके से अब कांग्रेस जो है वो किसान रैली करने जा रही है और 2019 कहीं ना कहीं निशाने पर है। राजस्थान समेत 3 राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस 2019 के लिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। यूपी में कांग्रेस एकला चलो की रणनीति पर चलेगी तो कई राज्यों में गठबंधन के साथ। आखिर क्या है कांग्रेस का 2019 का प्लान, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का प्लान 2019, गठबंधन और एकला चलो की रणनीति। यूपी में गठबंधन से कांग्रेस की दूरी। 2017 में कांग्रेस की कमान संभालने वाले राहुल गांधी अपनी सधी रणनीति के साथ अपनी पार्टी को फर्श से अर्श तक ले जाने की रणनीति में जुटे हैं। राजस्थान समेत 3 राज्यों में मिली सफलता ने कांग्रेस को नया फॉर्मूला दे दिया है। अब पार्टी राज्य दर राज्य अलग रणनीति पर काम कर रही है। जहां पार्टी ने यूपी में बुआ बबुआ के गठबंधन से दूरी बनाकर दोस्ताना संघर्ष के संकेत दिए हैं, तो कांग्रेस यूपी के बाद दूसरे सबसे बड़े सूबे महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच 20-20 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। महाराष्ट्र की 48 में से 40 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमत हो गए हैं, तो पुणे और अहमदनगर समेत 8 सीटों पर अभी चर्चा जारी है। बात देश की सियासत तय करने वाले यूपी की करें तो यहां मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह की तिकड़ी साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार है।
शुक्रवार को दिल्ली में मायावती और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद यूपी में गठबंधन तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीएसपी 36 और एसपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो अजित सिंह की पार्टी आरएलडी को भी 3 सीटें मिलेंगी। यूपी की 80 सीटों में से 4 सीटें गठबंधन के तहत खाली रखी जाएंगी, जबकि अमेठी और रायबरेली की सीट पर गठबंधन की कोई भी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी कांग्रेस भले ही यूपी के इस गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन इतना तय है कि यूपी में एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन से कांग्रेस दोस्ताना जंग लड़ेगी। कांग्रेस के यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति के कई कारण हो सकते हैं। राजस्थान समेत 3 राज्यों में चुनाव जीतने से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। वहीं केंद्रीय स्तर पर महागठबंधन का कोई खास आकार अभी तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस को लगता है कि यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन में उसे बहुत कम सीटें मिलेंगी। हालांकि 3 हिंदी भाषी राज्यों में सरकार चला रही कांग्रेस को अब यूपी में ज्यादा सीटें चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एसपी और बीएसपी से अलग चुनाव लड़कर कांग्रेस बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल कांग्रेस यूपी समेत सभी राज्यों में शक्ति प्रोजेक्ट के जरिए बूथ स्तर के पदाधिकारियों का ब्यौरा जुटा रही है। कांग्रेस की रणनीति बूथ स्तर पर सक्रिय 10 कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। कहना गलत नहीं होगा कि बूथ लेवल की मैक्रो पॉलिटिक्स अब कांग्रेस भी सीख चुकी है और पार्टी ने 2017 में गुजरात और 2018 में कर्नाटक समेत 3 और राज्यों में इस फॉर्मूले से अपना परिणाम भी सुधारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। 2019 की जंग के लिए सपा बसपा ने यूपी में हाथ मिला लिया है। बीजेपी से महामुकाबले के लिए दोनों 37 सीटों पर दांव लगाएंगी। अब बुआ और बबुआ साथ मिलकर मोदी को कड़ी चुनौती देंगे। रणभूमि तैयार हो रही है, रणभेरी बजने वाली है, किलेबंदी शुरू हो गई है, लड़ाई सबसे बड़ी है। इसलिए 2019 के सियासी महाभारत के लिए हुआ है महागठबंधन। साइकिल वाली और हाथी वाली सेना एक साथ एक रणभूमि में उतरेगी, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ। कदम से कदम मिलाकर ये दोनों सेनाएं महामुकाबला करेंगी मोदी और योगी की सेना का। दोनों ही सेना के महारथियों के बीच जो करार हुआ है उसके मुताबिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के रण क्षेत्र में साइकिल वाली सपा 37 सिपाह सालारों को मुकाबले के लिए मैदान में उतारेगी, जबकि हाथी वाली बीएसपी के भी 37 सिपाह सालार रणभूमि में मोर्चा संभालेंगे। बाकी बची सीटें मजबूत क्षेत्रीय दलों को दी जाएगी। यानी 2 से 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही मैदान में उतरेंगे। बाकी बची सीटें गठबंधन होने की सूरत में भाजपा या किसी अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ा गया है, जबकि हाथ वाली कांग्रेस को यूपी में महागठबंधन से बाहर रखा गया है। यानी 2019 के महाभारत के लिए महागठबंधन ने मजबूत किलेबंदी कर दी है। अब तैयारी मोदी और योगी की सेना को करनी है, क्योंकि मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इसलिए जंग के मैदान में उतरने से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। लोकसभा के पिछले चुनाव में बसपा थी 0, परिवार के अलावा सपा भी थी 0, 2 0 मिलकर भी बनेंगे बिग 0। कितना गठबंधन कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं मानता हूं कोई कितना गठबंधन बना ले, देश की जनता का गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश में, बार बार न हो, एक बार उत्तर प्रदेश में सारे गठबंधन के साथ वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव हो जाए। अपने आप पता लग जाएगा कि क्या होता है। ना कोई नियत है देश और प्रदेश चलाने की, उनको जनता कई बार नकार चुकी है। आज वो सब इकट्ठा हो रहे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं के बदौलत उत्तर प्रदेश में 73 से अधिक सीटें पुनः जीतेगी। महागठबंधन पर विरोधियों का ये हमला यूं ही नहीं है। इतिहास के पन्नों में सपा बसपा के गठबंधन की कहानी कड़वे इतिहास की गवाह रही है। 1993 में मुलायम और कांशीराम ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन ये दोस्ती लंबे वक्त तक नहीं चली। मई 1995 में बसपा ने मुलायम सिंह की सरकार से अपना समर्थन खींच लिया, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों के अलंबरदार भी अलहदा हैं और सियासत का रंग भी जुदा है। इसलिए महागठबंधन का ये सिलसिला कह सकते हैं नया है। हालांकि 2014 में मोदी की लहर में तमाम धुरंधरों के खेमे उखड़ गए थे। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को 71 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई, जबकि हाथी के पैर के निशान तक नहीं मिले। इस बार शायद इसीलिए इसे मजबूरी के गठबंधन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि मोदी और योगी की तूफानी सेना के मुकाबले में इनके कदम मजबूत होंगे। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। महाभारत में देखते जाइए कौन कौरव और कौन पांडव साबित होता है। बहरहाल अभी तो इस गठबंधन के रथ के सारथी की भी तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीधे आपको जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी अधिवेशन में लिए चलते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं। किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूं आदरणीय नितिन जी का कि मैं जब कभी भी जोधपुर की किसी बात को लेकर के गया, कभी मुझे निराश नहीं होना पड़ा। भारतमाला की परियोजना की जब सड़कों की बात आई, आदरणीय गडकरी जी ने मुझे, जब मैं आपके पास में लेकर के गया था कि मेरे इस भारतमाला में आऊ, भोजासर, बियासर, जांबा और बाप को कनेक्ट करती हुई 2 नेशनल हाईवे के बीच में एक सड़क चाहिए। आदरणीय नितिन जी ने तुरंत उस 61 किलोमीटर की सड़क की घोषणा की और मुझे जो है उसकी डीपीआर करने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद में मैं फिर गया, मैंने फिर निवेदन किया कि कान सिंह की सीट से जांबा, लोहाट और रामजी के गोल के सेक्शन को भी अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए। आदरणीय नितिन जी ने तुरंत उसकी भी जो है डीपीआर बनाने की घोषणा की। ठीक इसी तरह से थोड़े दिन बाद में मैं फिर आदरणीय नितिन जी के पास में गया, मैंने पुनः आग्रह किया कि भाई साहब एक सड़क और मेरी बन जाए और मेरी बाप, शेखासर, रामदेवरा सेक्शन जो है, क्योंकि रामदेवरा के यात्री जो आते हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी और इस सेक्शन के बन जाने के बाद में रोड जो है लगभग ये लंबाई 24 किलोमीटर कम हो जाएगी। आदरणीय गडकरी जी ने उस 58 किलोमीटर के सेक्शन की भी तुरंत स्वीकृति प्रदान की। मैं किन शब्दों के साथ में धन्यवाद करूं कि मैंने जब चौथी रोड के बारे में बाद में जाकर के कहा कि एक और दे दें, इसके बाद में नहीं मांगूंगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, एक की बजाय तुमको 2 और दे सकता हूं, इसकी बिल्कुल भी तुम चिंता मत करो, तुम सड़क की परियोजना लेकर के आओ। मैंने ले जाकर के जब चौथी बाप कानासर चीनू सेक्शन के लिए जो 46 किलोमीटर का पैकेज था उसके लिए आग्रह किया, तुरंत वो भी सेक्शन हुआ। और उस सेक्शन के बाद में मैंने जोधपुर के एक जिस सड़क के बारे में अभी आदरणीय कर्नल सोनाराम जी ने भी जिसकी चर्चा की, पोखरण के नाचना से होते हुए रामदेवरा, फलसून, बायतू, चवा, बाड़मेर। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिशन झारखंड पर पलामू पहुंचे पीएम मोदी ने आज झारखंड पर सौगातों की बरसात की। यहां हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गया एयरपोर्ट की है, जहां पीएम मोदी का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। दूसरी तस्वीर पलामू एयरपोर्ट की है, जहां बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। तीसरी तस्वीर पलामू की ही है, जहां कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी मंच पर दिखे। चौथी तस्वीर पीएम मोदी के स्वागत की है, जहां सीएम रघुवर दास ने पीएम मोदी का स्वागत किया। 5वीं तस्वीर जनता को पीएम मोदी की सौगात है। पीएम मोदी ने यहां 6 योजनाओं का शिलान्यास किया है। आज जिन सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है वो किसान की आय को दोगुना करने के हमारे प्रयास का अहम हिस्सा है। सिंचाई पर खर्च कम हो तो लागत अपने आप कम हो जाती है। लिहाजा देश में सिंचाई की पारंपरिक व्यवस्था से लेकर नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। करीब 1200 करोड़ रुपए की सोन कन्हर पाइपलाइन सिंचाई योजना से यहां के 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई हो सकेगी। आप मुझे बताइए कि क्या किसी बांध परियोजना को पूरा होने में
आधी शताब्दी लगनी चाहिए? क्या ये सूखा प्रभावित क्षेत्र में किसानों के साथ की गई एक आपराधिक लापरवाही है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, ये किसान को सिर्फ वोट बैंक समझने और किसान को अन्नदाता समझने वाले एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए किसान वोट बैंक है, एक तरफ हम लोग हैं जिनके लिए हमारा किसान अन्नदाता है। ये फर्क है। आज की ये घटना विशेष परिवार का नाम बनाए रखने की चिंता होती थी। हमने आकर के बदलाव किया। हमने नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं बनाई, हमने नमो आवास योजना नहीं बनाई, हमने रघुवर दास आवास योजना नहीं बनाई, हमने सिंपल सी बात बता दी। देश के करीब 100 करोड़ लोग इस वक्त कड़ाके की सर्दी झेलने को मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है मानो हिंदुस्तान कोल्ड वॉर में फंसा है। सर्द हवाओं की चपेट में दिल्ली, श्रीनगर में भारी बर्फबारी, रजौली की तस्वीरें हैं भयावह। जम्मू में हाईवे पर बर्फ का कब्जा, वैष्णो देवी मंदिर पर भी हिमपात। लाहौल स्पीति में भारी मुश्किल, कुल्लू में अलाव ही है आखिरी सहारा, जयपुर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त। ऐसा लग रहा है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान कोल्ड वॉर की चपेट में हो, जहां उस पर एक साथ शीतलहर, कोहरे और बर्फबारी का ट्रिपल अटैक हुआ है। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाकों में भी रहने वाले लोग भी ठंड से थर-थर कांप रहे हैं। घर के अंदर हाल बेहाल है, बाहर निकलना जैसे जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा हो गया है। श्रीनगर जो 2 दिन पहले एक औंस बर्फ के लिए भी तरस रहा था, शुक्रवार की शाम से वहां जो बर्फबारी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पूरा का पूरा श्रीनगर बर्फ की कई इंच मोटी परत के नीचे दबा हुआ है। डल झील का इलाका हो या फिर लाल चौक, हर जगह बर्फ का सफेद समंदर नजर आ रहा है। जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला और द्रास का हाल तो श्रीनगर से कई गुना ज्यादा खराब है। जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल का हाल भी बेहाल है। लाहौल स्पीति से लेकर कुल्लू मनाली तक -, डिग्री टेम्परेचर की मार से इंसान बेहाल है। पहाड़ों पर पारा माइनस में है तो दिल्ली में मौसम का 3rd डिग्री टॉर्चर नजर आ रहा है। पूरी दिल्ली जबरदस्त कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। सड़कों पर गाड़ियों और पटरियों पर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है तो हवाई सेवा पर भी बुरा असर पड़ा है। दिल्ली से निकलकर राजस्थान का रुख कीजिए तो यहाँ भी हालत कुछ ठीक नहीं है। राजधानी जयपुर के किसी इलाके में चले जाएं, अलाव घेर कर बैठे लोग नजर आ जाएंगे। आइए एक एक कर दिखाते हैं अलग अलग शहरों में मौजूद हमारे संवाददाताओं ने क्या रिपोर्ट दी है। श्रीनगर के साथ साथ सभी जगहों पे कल से लगातार बर्फबारी हुई और अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे कल शाम से जो बर्फबारी है रुक रुक कर रात भर होती रही और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बर्फ है कितनी जमा हो चुकी है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो सकती है। बारिश होने के कारण अगले 2 दिन में कोहरा और सर्दी बढ़ सकती है। जहां एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं लोगों को सर्दी से राहत के लिए काफी जतन करने पड़ रहे हैं। साफ है पूरे देश में ठंड की वजह से कर्फ्यू सा लग गया है और लगता नहीं आने वाले कुछ दिनों में इस कोल्ड कर्फ्यू में कोई ढील मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 नेटवर्क।